अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें स्टार्ट से इनको समझना ज़रूरी है, तो उनको देखते हैं हम और हम कवर करेंगे इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क टॉपिक के अंदर। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है? प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एंडेवर विच हैज़ अ स्टार्ट एंड एन एंड। कोई भी एक ऐसा टेम्परेरी कोई एक्टिविटी या टास्क जिसका एक स्पेसिफिक स्टार्ट हो और स्पेसिफिक एक एंड हो और उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाए और हमें एक यूनिक प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट की फॉर्म में वो निकले। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस घर की कंस्ट्रक्शन का एक स्पेसिफिक स्टार्ट होता है जिसमें आपने टाइम लाइन स्टार्ट किया कि इस डेट को स्टार्ट होगा, ये घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और इस डेट को कंप्लीट हो जाएगी। वो एक एंडलेस कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस नहीं है। जैसा एक फैक्ट्री में एक आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और वो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, वो ऑपरेशंस में आता है, वो प्रोडक्ट नहीं होता। वो प्रोडक्ट वो है जिसका स्पेसिफिक स्टार्ट होगा और स्पेसिफिक एंड होगा और उस टाइम के अंदर आपने उसको आपने एक यूनिक रिजल्ट निकाला है या आपने एक डिलीवरेबल निकाला है, जो टेम्परेरी जो है वो आपकी उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने उसको कंप्लीट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर की कंस्ट्रक्शन है या आप कोई सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करते हैं, और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट भी आपने उसको स्टार्ट किया है, एक स्पेसिफिक टाइम में एंड किया है और उसका रिजल्ट क्या है? आप एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है। वो जैसे भी है, स्टार्ट में बेशक इनिशियल फेज में बेशक उसमें कुछ इश्यूज हों या नहीं हो, लेकिन आपने एक रिजल्ट जो है ना आपने प्रोड्यूस किया है। इस तरीके से आपकी डेली लाइफ में से आप देखते हैं कि वेडिंग फंक्शन है, आपका घर का कोई शादी का फंक्शन है जिसमें आपके 3 या 4 या 2 दिन का जो भी आपका फंक्शन होता है, आपका वो एक स्टार्ट डेट है जिसमें आप मेंशन करते हैं कार्ड पे भी, और उसमें डेट भी मेंशन होती है। और उसके साथ आपका उसका एक एंड रिजल्ट क्या होता है कि दो फैमिलीज का आपस में आपका कनेक्शन होता है और दो कपल्स जो हैं उनके थ्रू आपका। तो ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। कोई भी प्रोसेस जो टेम्परेरी नहीं है या जिसका स्टार्ट एंड डेट नहीं है और उसका कोई एंड रिजल्ट कोई फाइनल यूनिक प्रोडक्ट की फॉर्म में या नहीं निकलता, तो वो प्रोडक्ट नहीं है। तो ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है ये आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ब्रॉड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोग्राम्स के अंदर आपके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होते हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली होता यह है कि आपका स्ट्रेटेजी बिजनेस गोल जो है, उस स्ट्रेटेजी बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स को डिफाइन करती है और सेम नेचर के सेम नीड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फॉल करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, और एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो फॉल कर सकते हैं। इस तरीके से एक दो या दो से ज़्यादा या मल्टीपल प्रोग्राम्स मिलके एक पोर्टफोलियो को बनाते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें, ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो जो है वो आपका एक स्ट्रेटेजिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल से रिलेटेड उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, दो से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, जितने भी आप वो करते हैं, और हर प्रोग्राम के अंदर प्रोडक्ट हैं और वो प्रोडक्ट सिमिलर नेचर के हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि आप की कंपनी का एक पोर्टफोलियो है, कंस्ट्रक्शन का पोर्टफोलियो है। कंस्ट्रक्शन के पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट है। एक प्रोग्राम है वो आपके उस कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो के अंदर, वो प्रोग्राम ए उसको हम कहते हैं, वो प्रोग्राम ए का काम ये है कि वो हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन करता है, हाउसिंग कॉलोनीज की कंस्ट्रक्शन वो करता है। और सेकंड प्रोग्राम है वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिसमें आपके रोड की कंस्ट्रक्शन है या आपकी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है या डिफरेंट आप प्रोग्राम्स में ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम ए जो हमने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का है, उस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आपकी हाउस नंबर 1 है या कॉलोनी नंबर 1 है, कॉलोनी नंबर 2 है, हाउसिंग कॉलोनी नंबर 3 है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स ये कंपाइलर को सिमिलर नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक सिमिलर नेचर के प्रोग्राम के अंदर फॉलो करते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल सिमिलर प्रोग्राम्स जो हैं वो फॉलो करते हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर। तो पोर्टफोलियो की डेफिनेशन ये है कि पोर्टफोलियो इंक्लूड्स प्रोग्राम, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड अदर रिलेटेड ऑपरेशन वर्क that are prioritized and implemented to achieve a specific strategic business goal। स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए जो आप ये हायरार्की बनाते हैं वो आपकी पोर्टफोलियो कहलाती है। इसी तरीके से प्रोग्राम जो है उसके अंदर भी एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं और उन प्रोडक्ट्स का सेम बेनिफिट्स होते हैं, उनकी नीच और उनकी डोमेन सेम होती है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंबाइन, सेम नेचर के कंबाइन करके तो वो एक प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम का पर्पस ये होता है कि वो सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को वो कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल, सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करें।
इस तरीके से आपका हर प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, और हर प्रोग्राम का एक प्रोग्राम मैनेजर होगा, और हर पोर्टफोलियो का एक पोर्टफोलियो मैनेजर होगा। एक पोर्टफोलियो मैनेजर के अंडर मल्टीपल प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं, और एक प्रोग्राम मैनेजर के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। और सबका गोल एक ही होता है कि आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक ही लाइन पे होते हैं, वो एक ही बिजनेस उनका गोल होता है। अच्छा, हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन। प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, और दोनों का कम्बिनेशन है। साइंस ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कि आपने जो प्लान रिजल्ट्स जो आपने डिफाइन किया है प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, कि आपने एक घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसको आपने कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किस तरीके से मैनेज करना है उस वर्क को, उस पूरी टीम को, और जितने भी उसके पार्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, उन सबको आपने किस तरह सिस्टमेटिकली मैनेज करना है और एग्जीक्यूट करना है। ये एक साइंस है। ये जो स्किल्स हैं इसको सीखने में ये सारी स्किल्स जो है फॉलो करती हैं उस साइंस के अंदर। और ये एक आर्ट भी है। आर्ट ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर या उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उस प्रोजेक्ट की जो टीम होती है, वो उसकी जो अपनी स्किल्स को उन्होंने कैसे यूटिलाइज करना है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनकी नेगोशिएशन स्किल्स हैं, उनकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स हैं, उन्होंने उनको कैसे यूटिलाइज करते हुए आप उस प्रोजेक्ट को या उस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है और प्रायोरिटाइज करना है उसके एंड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन दोनों का कम्बिनेशन है। आपको वो स्किल्स भी आनी चाहिए, और जो जिसके थ्रू आपने उसको एंड रिजल्ट्स को, प्लान रिजल्ट्स को आपने एग्जीक्यूट करना है, और आपको ये आर्ट भी आना चाहिए। आपको अपनी वो स्किल आपने अपनी पर्सनैलिटी में इंटरपर्सनल या टीम स्किल्स उनको भी डेवलप करना है और उनको भी ग्रो करना है। और ये कंबाइंड एफर्ट जो होती है ये आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिफाइन करती है। कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसको ओपीएम भी कहा जाता है। ओपीएम क्या करता है? ओपीएम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डिफाइन करता है, और वो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो होता है वो डाउन द रोड वो आपकी हायरार्की में आपके पोर्टफोलियो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को दिया जाता है, कि ताकि वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल्स जो हैं उनको अचीव करें। अब फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप डिफाइन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डिफाइन करती है कि हमने सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल बनाने हैं तो हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने हैं, या हमने गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाने हैं, पब्लिक प्राइवेट के लिए बनाने हैं। कोई भी एक पॉलिसी वो डिफाइन करते हैं जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क होता है, या उन्होंने अपनी पॉलिसीज डिफाइन की हैं, वो जो भी फ्रेमवर्क डिफाइन करेंगे जो आपके पोर्टफोलियोज को दिए असाइन किए जाएंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कहा जाता है। इसी तरीके से प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस होता है जिसको पीएम ऑफिस कहा जाता है। प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस सारे प्रोजेक्ट्स और सारे प्रोग्राम्स के लिए वो स्टैंडर्ड्स और जो है ना वो पॉलिसीज जो है ना उनको डिफाइन करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। आपके सारे प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियोज जो है ना आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस है। इसी के से एक प्रोग्राम मैनेजमेंट का ऑफिस है। प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस का काम ये होता है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन करके और उनकी सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन के साथ अपने प्रोडक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अपना काम करता रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है, वो अपना काम करते रहेंगे। तो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है, वो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इस प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस उनको एग्जीक्यूट करने में उनको हेल्प करेगा। कुछ टाइप्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। 3 टाइप्स बेसिकली मेन जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन इन टाइप्स के अंदर फॉलो करती है। एक फर्स्ट टाइप जो है उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली उनके डिपार्टमेंट्स की डेफिनेशन है, और डिपार्टमेंट ऐसे ही ऑपरेशन या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का या अकाउंटिंग का एक डिपार्टमेंट है। उनका काम फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, डेली की रूटीन को। इसी के से एक डिपार्टमेंट है उनका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, एक उनका एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट है। तो ये फंक्शन जो उनकी हर डिपार्टमेंट का जो स्पेशलाइजेशन है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की एक अपनी स्पेशलाइजेशन है, उनकी जो टीम है वो स्पेशलाइज्ड है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। तो वो फंक्शन के अकॉर्डिंगली उस स्पेशलाइज्ड फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर डिपार्टमेंट्स डिफाइन हुए हैं उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है।
सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उनका कोई फंक्शनल डिपार्टमेंट नहीं होता। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट जब उनको असाइन होता है, जब उनके पास एक प्रोजेक्ट मिलता है उनको, तो उस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक टीम को हायर करते हैं। 1 साल का प्रोजेक्ट है तो 1 साल के लिए, 2 साल का है तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे हायर करते हैं, या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोजेक्ट मिला उनको तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वो टीम को हायर कर लेंगे, या जितनी भी ड्यूरेशन के जिनको रिक्वायरमेंट है टीम की उस ड्यूरेशन के लिए वो हायर कर लेंगे। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उनके पास कोई फंक्शन डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे अपनी वो उस टीम को यूटिलाइज कर सके, तो वो जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उनकी टीम भी खत्म हो जाती है, उस टीम को वो रिलीज कर देते हैं। तो ये इस टाइप को प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है कि जब तक प्रोजेक्ट है तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन की भी वो टीम भी है, और वो प्रोजेक्ट फंक्शन बेस पे नहीं कर रही, प्रोजेक्ट की बेस पे अपनी टीम को हायर कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है। थर्ड टाइप जो है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में आपके दोनों इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स। इसमें आपका एक फंक्शनल डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल फंक्शनल डिपार्टमेंट आपका एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, फंक्शनल उसका मैनेजर होगा एक, वो उस डिपार्टमेंट के अंडर, उस फंक्शनल मैनेजर के अंडर फिर प्रोजेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कहता है कि हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगा हुआ है, हम लोगों ने एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसमें लगाना है, 1 या 2 ऐड करने हैं, या हमने एक अपने यूनिट के अंदर हमने एक और पार्ट ऐड करना है, एक ऑफिस ऐड करना है, या हमने एक बिल्डिंग ऐड करनी है। तो वो एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे, उस प्रोजेक्ट के डेफिनेशन के अंदर फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो उनके ऐड होंगे। तो ये मिक्सचर है दोनों का, फंक्शनल मैनेजर का भी और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का भी और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड का भी। तो इसमें जब प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट की एक टीम आएगी, उस प्रोजेक्ट की टीम जो होगी वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हो सकता है वो उस प्रोजेक्ट की टीम के पास ऑप्शन हो फंक्शनल डिपार्टमेंट में वो चले जाएं, या किसी और उनके पास मल्टीपल वो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे उनको एडजस्ट किया जा सके। जो इसमें भी 2 टाइप्स हैं फर्दर, एक को स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, और सेकंड है वीक मैट्रिक्स। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसके अंदर आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम रेस्ट करती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, रादर देन फंक्शनल मैनेजर। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 बंदों की रिक्वायरमेंट है, 10 रिसोर्सेज चाहिए उसको, या एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए, या उसको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, या उसकी रिक्वायरमेंट है, और फंक्शनल मैनेजर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। ये डिसीजन पावर फंक्शनल मैनेजर के पास है, और रिक्वायरमेंट जो डिसीजन पावर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास नहीं है। तो इट मीन्स ये वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें उसको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसको डिफिकल्टीज वो फेस करेगा, क्योंकि उसकी जो उसने अपनी कैलकुलेशन बेस्ड या अपनी उसने एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट फर्निश की थी अपने फंक्शन मैनेजर को, वो फुलफिल नहीं हुई, तो उसका डिसीजन नहीं माना गया। तो इट मीन्स ये वीक ऑर्गेनाइजेशन है, वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर होती है वो रेस्ट करती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। जब उसकी रिक्वायरमेंट हो वो अपनी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे अप्रूवल लेता है, और अप्रूवल की बेसिस पे जरूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर फंक्शन मैनेजर के अंडर हो, वो उसके पास भी मैक्सिमम पावर उसके पास रेस्ट कर सकती है। जब प्रोजेक्ट चार्टर में क्लाइंट या स्पॉन्सर डिफाइन कर देता है, ये हम बात नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में देखेंगे, जब वो डिफाइन कर देता है तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ पावर्स जो है ना वो असाइन कर दी जाती हैं उनकी बेसिस पे। अगर तो पावर्स फंक्शन मैनेजर से ज्यादा है तो इट मीन्स वो वीक स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ और डेफिनेशन इनको हम देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स वो होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी प्रोसेस से गो थ्रू होती है, जैसे प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए उस प्रोजेक्ट से गो थ्रू होते हैं, तो वो प्रोसेस से गुजरने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक होता है प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। इस टाइप के अंदर जब आप प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेफ्टी पॉलिसीज भी डिफाइन करती है, क्वालिटी पॉलिसीज डिफाइन करती है, डिज़ाइन की कुछ पॉलिसीज या गाइडलाइंस डिफाइन करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं, हर एक्टिविटी के एग्जीक्यूट करने के प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस
डिफाइन हुए किए जाते हैं, जो क्लाइंट के साथ वेट किए जाते हैं, उसे अप्रूव करवाए जाते हैं। तो ये जब प्रोसेस से पूरा कंप्लीट हो जाते हैं, जब पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो ये सारा आपका उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट बन जाता है, जो एसेट आपका बाद में एक दफ़ा बन गया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जब आपको सिमिलर प्रोडक्ट असाइन होगा या आपको कोई प्रोडक्ट आपको मिलता है, आप उस एसेट को यूज़ करते हैं और आप उसी बेसिस पे आप उसको नेक्स्ट के लिए यूटिलाइज कर देते हैं उस एसेट को। आपको दोबारा री एफर्ट नहीं करनी पड़ती कंप्लीट प्रोसीजर से गुजरने के लिए। तो ये आपका एक एसेट है। सेकेंड टाइप जो है एसेट्स की, वो है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज रिपोजिटरीज। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस से गो थ्रू होती है, या एक आपके प्रोडक्ट जब पूरे प्रोडक्ट को से गो थ्रू होते हैं, तो उसमें आपको जो नॉलेज मिलता है, आपकी टीम को नॉलेज मिलता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नॉलेज मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, तो आप उस नॉलेज को आप साथ साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स की आपने एक फाइल सिस्टम आपने उसको आपने मेंटेन किया, आपने फाइल में स्टोर करते रहे हैं, चाहे आप उसको हार्ड फॉर्म में स्टोर करें या आप सॉफ्ट फॉर्म में करें, जो भी आपकी फाइल सिस्टम है। आपके फाइनेंशियल डाटा है, आपकी इनवॉइसेज हैं, आपके सारे जो बिलिंग है आपकी, वो सारा आपका एक रिकॉर्ड है। आपके नॉर्म्स हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी एक लेबर है वो कितनी प्रोडक्ट करती है, आपका एक टीम मेंबर है वो एक दिन में अगर 10 घंटे काम करता है या 8 घंटे काम करता है, तो वो उसने क्या डिलीवर दिया 10 घंटे में काम, तो ये आपका सारा एक एसेट है जो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी के से आपको प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज जो इश्यूज आते हैं हम उसको इशू लॉग में रिकॉर्ड करते रहते हैं। और अब सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट जब आपका नेक्स्ट अवार्ड होगा, तो आप उस इशू लॉग को निकालेंगे और देखेंगे कि इस तरह का प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में मुझे इस टाइप के इश्यूज मुझे फेस हुए थे लास्ट जब मैंने किया था, हम लोगों ने किया था। तो आप उन इश्यूज को ऑलरेडी उसको प्लान कर लेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट में ऑलरेडी फोर्सी करेंगे और उनको आप उन इश्यूज को एड्रेस कर लेंगे। तो ये सारा आपका एसेट है, ये ऑर्गेनाइजेशन के एसेट बनता है। तो इनको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स। कुछ प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव में हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं। कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन ये है, कंस्ट्रेंट ये होता है कि आप प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो करते वक्त आपको जो चीज़ लिमिट कर रही है उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको कंस्ट्रेंट कहा जाता है। आप कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है? आपका कस्टमर आपको कहता है कि मैंने ये जो मुझे प्रोजेक्ट है, ये आप 10 तारीख को इस मंथ की या नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को या नेक्स्ट ईयर के एंड तक आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये शेड्यूल का कंस्ट्रेंट दे दिया। आप उस 10 तारीख से आप 11 या 12 करेंगे, तो इट मीन्स कि वो आप उसको नहीं कर सकते, आपको अलोई नहीं है, या आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो ये कंस्ट्रेंट है, आपने उसको 10 तारीख तक कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। दूसरा कंस्ट्रेंट आपका है कॉस्ट है। कॉस्ट भी आपको डिफाइन कर दी कि आपका कस्टमर या क्लाइंट आपको कहता है कि 100 मिलियन के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है इस प्रोडक्ट को। आप 100 मिलियन से एक्सीड नहीं कर सकते उसको, तो ये आपको लिमिट कर रहा है, ये आपको बजट एक दे दिया गया है, आप कर दिया, आपने इसके अंदर रहना। तो ये कंस्ट्रेंट मीन्स कि अब आपको वो आपने उसके अंदर रह के प्ले करना है। आप उसको ये आपको उससे एक लिमिटेशन, आपको लिमिट लगा दी गई है कि आप इससे एक्सीड नहीं कर सकेंगे। इसी के से आपका एक और कंस्ट्रेंट है, इसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। आपने पूरा प्रोडक्ट एग्जीक्यूट कर लिया और कस्टमर या क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सारा वेस्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही। उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। आपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। उन पार्ट्स को ब्रेक करते हुए आपने उनकी हर एक छोटे छोटे पार्ट्स, जो उनको एक्टिविटीज़ कहा जाता है, या एक्टिविटीज़ के भी छोटे पार्ट्स हैं, उनको टास्क कहा जाता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आपने हर एक के साथ साथ उसे अप्रूवल लेते रहना है, ताकि टाइमली जो है ना उसकी आप उस कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकें। इसी के से एक और कंस्ट्रेंट है, इसको रिस्क। रिस्क में अगर आपने फोर्सी नहीं किया कि प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन के दरमियान में आपका हरिकेन नहीं आ रहा, कोई वॉर स्टार्ट नहीं हुई, कोई फ्लड नहीं आ रहा, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो ये आपने रिस्क, तो आपकी कंस्ट्रेंट है। अब अगर आपका फ्लड आ जाता है, जो आपने उसको प्रोडक्ट के एग्जीक्यूशन में प्लानिंग में नहीं रखा हुआ, तो ये रिस्क आपने कोशिश करनी कि फ्लड नहीं आए, उसको मिटिगेट करना है आपने फ्लड को। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिस पे भी आपके कॉस्ट और टाइम लगता है। रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, जिसे हमने पहले इसको डिस्कस किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है कि हम इसको एग्जीक्यूट करने में, मुझे इस प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने में एक हाईली स्किल्ड डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, और उसको वो टीम मेंबर नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं है, या ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है उस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो आउटसोर्स करना चाहे बाहर से, तो बाहर से भी उसको नहीं मिल रहा। तो
इसी तरीके से कोई कहता है कि मुझे अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट एक 100 मैन पावर चाहिए, 100 टीम मेंबर्स चाहिए और 100 टीम मेंबर्स नहीं मिलते उसको, तो ये कंस्ट्रेंट है, आपने उसको एक एक चीज़ पर लिमिट लगाती है। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये होती है, रिसोर्सेज मैन पावर भी रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट भी रिसोर्सेज है और मटेरियल भी रिसोर्सेज है। तीन रिसोर्स की डेफिनेशन है। अगर आपको एक स्पेसिफाइड मटेरियल यूज़ करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिसोर्स आपने लिमिट, अब आप उससे उसको अल्टरनेट यूज़ नहीं कर सकते। अगर उसको डिफाइन कर दिया गया है कि यही मटेरियल यूज़ करना है, तो आपको वही मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। अब वो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, आपने उसको अरेंज करना है एट एनी कॉस्ट। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। इसी के साथ स्कोप एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। स्कोप भी जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है, आपका प्रोडक्ट जब डिफाइन होता है तो उसमें चार्टर आपका इनिशिएट होता है, तो चार्टर में डिफाइन कर दिया था कि ये प्रोडक्ट का ये डेफिनेशन स्कोप ये है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, उस बिल्डिंग की 100 फ्लोर्स हैं। अब आपने उस हर फ्लोर का एक एरिया है, उसमें एक कॉलम है, दो कॉलम है, या उसकी स्लैब की थिकनेस ये है, या आपने उसमें इतने ऑफिस, एक फ्लोर पे इतने ऑफिस, ये स्कोप डिफाइन कर दिया जाता है। आपने उसके अंदर उसको एग्जीक्यूट करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक फ्लोर पे अगर 5 ऑफिस डिफाइन करने का मुझे कहा था, तो 5 नहीं हो रहे, 4 हो रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, आपको 5 ही करने हैं, क्योंकि आपको वो स्कोप की कंस्ट्रेंट आपको लगी हुई है, लिमिट कर दिया गया है। इसी के से क्वालिटी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। क्वालिटी मिनिमम डिफाइन कर दी जाती है कि ये मिनिमम क्वालिटी है, इसके अंदर आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। और अगर आपने उस क्वालिटी को मीट करना है, तो आपको मे बी एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो या एडिशनल कॉस्ट रिक्वायर्ड हो। तो ये सारी कंस्ट्रेंट्स है। तो कंस्ट्रेंट मीन्स वो जहाँ पे आपको जिस चीज़ में लिमिट लग जाए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के से पहले या एग्जीक्यूशन के दरमियान या एग्जीक्यूशन के बाद किसी टाइम पे भी उस प्रोडक्ट का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट जिस पे भी आए, वो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे कोई वो बंदा हो, कोई भी हो जिस पे उस प्रोडक्ट की का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। आप देखते हैं आपके किसी एरिया में, आपकी सिटी में जब कोई फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, उस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले उस एरिया को का सर्वे किया जाता है और उसके बाद फिर उस स्पेसिफिक एरिया एलोकेट किया जाता है। तो वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर आ रहा होता है। फैक्ट्री लग जाए, फैक्ट्री लगने के बाद वहाँ पे शोर आए या उससे फैक्ट्री से धुआं निकले या वहाँ पे हैवी इक्विपमेंट चलता है, तो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो उससे इफेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं, जो भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो वो लोग, पास के रहने वाले लोग जो उससे इफेक्ट होंगे, वो स्टेक होल्डर्स हैं। उन स्टेक होल्डर्स के इश्यूज को, किसी प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। और उन स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को, उनके इश्यूज को या उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको आपने नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना है, या अपनी प्लानिंग में, अपने प्रोडक्ट में उनको आपने ऐड करना है ताकि आप उसको एड्रेस कर सकें। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है वो आपका स्टेक होल्डर है, आपका क्लाइंट स्टेक होल्डर है, कस्टमर है वो स्टेक होल्डर है, जिसको आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, या आपका जो एंड जो आपका जिसको आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो आपका कस्टमर है। आपकी प्रोजेक्ट टीम कस्टमर है, प्रोजेक्ट टीम आपकी स्टेक होल्डर है। ये सारी डेफिनेशन हैं जो भी उससे इफेक्ट हो रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट डिफाइन होता है कि आप एक रोड की कंस्ट्रक्शन डिफाइन होती है, मोटरवे कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के लिए वो मोटरवे या रोड गुजर रही है किसी किसान के खेत में से, और वो बंदा अलाउ नहीं करता कि मेरे खेत में से ये रोड गुजर सके। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आप ये है कि वो आपका किसान जो है वो आपका स्टेक होल्डर है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना है। इसको रिक्वायरमेंट या तो आप उससे उसकी रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपसे हाई प्राइस मांगता है तो आप उसको सोल्यूशन पे जाएंगे, या उसके लिए वो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसकी फैमिली की लैंड है, उसको नहीं करना चाहता, तो आप रोड को डाइवर्ट करेंगे। जो भी है वो आपने स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट को आपने डिस्कस करना है,
तो वो किसान जो है ना वो लगता होगा कि वो बड़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बड़ी उसकी कोई ऐसे हम स्पॉन्सर्स हो क्लाइंट हो इनसे तो डिस्कस कर रहे हैं, इनसे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इफेक्ट हो रहा है प्रोडक्ट से एंड जो आपका कस्टमर है वो इफेक्ट हो रहा है, आपने उसको भी एड्रेस करना है। तो ये स्टेक होल्डर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने इनसे कम्युनिकेट करना होता है और इनकी कम्युनिकेशन के बाद आपने इनकी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना है। तो गाइस आज के लिए डेफिनेशन इम्पोर्टेंट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपसे नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कोई आपको क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।